हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 41 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है लोकतांत्रिक राजनीति और हम इसमें पढ़ेंगे पाठ संस्थाओं का कामकाज, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 8 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप जानेंगे संस्थाओं का कामकाज। तो देखिए, सबसे पहले देश में संसद के द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा या लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि देश में जो संसद के द्वारा जो पारित किए जाते हैं विधेयक या जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार की नीतियों को कार्य रूप प्रदान करती है, उस संस्था को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, कार्यपालिका किस किस रूप में कार्यरत होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कार्यपालिका और कार्यपालिका एक राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में होती है और दूसरी स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्यरत होती है। तो देखिए, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है? जनता के द्वारा होता है और एक खास अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है। और जो स्थायी कार्यपालिका होती है, उसके सदस्यों का ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं? ये स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कार्यपालिका किस रूप में कार्य करती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में और एक स्थायी कार्यपालिका के रूप में। और इन दोनों के बीच में ये अंतर होता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसके सदस्य एक खास अवधि के लिए होते हैं और स्थायी कार्यपालिका के सदस्य एक लंबे समय के लिए होते हैं। ठीक है। वो भी स्थायी नहीं होते, लेकिन वो एक लंबे समय के लिए होते हैं। इसके बाद बच्चों, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो देखिए, देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। बच्चों, ये तो आप सभी जानते होंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बच्चों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब वो व्यक्ति कौन होता है जिसे प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो देखिए, वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी का नेता होता है। ठीक है। तो उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। लेकिन जो सभी मंत्री चुने जाते हैं, वो सभी कौन होने चाहिए? वो सभी संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। और उसके लिए टाइम लिमिट दी होती है 6 महीने की। ठीक है। 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। कैबिनेट मंत्री, अब आप पढ़ेंगे इसमें कैबिनेट मंत्री के बारे में। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता या प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो कौन होते हैं बच्चों? जो सत्ताधारी पार्टी होती हैं उनके या गठबंधन पार्टियों के जो नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता। ठीक है। वरिष्ठ नेता जो होते हैं और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, उन्हें क्या चुना जाता है? उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना जाता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये देखिए, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, ये कौन होते हैं? ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ठीक है। और विशेष रूप कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। जो कैबिनेट के द्वारा बैठक बुलाई जाती हैं, उनमें ये राज्य मंत्री भाग लेते हैं। राज्य मंत्री, अब देखिए, राज्य के जो मंत्री होते हैं, वे अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। इन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार होते हैं और उसके बाद आप राष्ट्रपति के पद की भूमिका के बारे में जानेंगे।
तो प्रधानमंत्री के अधिकार देखिए, सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, है ना, क्योंकि ये सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, तो इसके बहुत व्यापक अधिकार होते हैं। जैसे कौन कौन से अधिकार होते हैं इसके? कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, ठीक है, इसका पहला कार्य कौन सा होता है? कैबिनेट की जितनी भी बैठक होती हैं उन सभी में अध्यक्षता का कार्य करना। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, जितने भी विभाग होते हैं उन सभी में तालमेल बिठाना। समन्वय का मतलब है तालमेल बिठाना। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना। अगर उनमें आपसी विवाद हो जाता है तो उसमें एक निर्णायक भूमिका को निभाना। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना। जो कार्य होते हैं, जो अलग अलग विभाग होते हैं, उन सभी के विभागों के कार्यों पर ध्यान रखना कि कोई क्या कार्य कर रहा है, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। तो इन सभी बातों का ध्यान प्रधानमंत्री को रखना होता है। सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, ठीक है, आपने देखा होगा जब मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है तो अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्रियों को चुना जाता है, उनको अलग अलग कार्यों को सौंपा जाता है। तो ये सब कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। बच्चों ये आपको याद रखना है कि जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है, ठीक है, अपना कार्यकाल पूरा होने पर जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेता है। तो ये सभी क्या थे? प्रधानमंत्री के कार्य थे। अब आप जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, मतलब राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। इसको देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। बच्चों ये आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है ये भी आता है, और इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है ये भी आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उनमें जो भी कार्य हो रहे होते हैं उन सभी की निगरानी करना राष्ट्रपति का कार्य होता है। सारे कानून व सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियों, जैसे अब देखिए नियुक्तियां आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं बच्चों कि किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए सभी प्रमुख नियुक्तियां, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। जो भी भारत के रक्षा बल हैं, ठीक है, 3 रक्षा बल हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तीनों के नाम, ठीक है। तो जो भारत के रक्षा बल हैं इनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो बच्चों ये लाइन आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। सभी इसमें राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप केवल प्रश्न उत्तर लिखने का कार्य करते हैं वीडियो से, लेकिन प्रश्न उत्तर लिखने से ज़्यादा जो आज की वर्कशीट होती है, मतलब जो प्रतिदिन की वर्कशीट आती है, उसको समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप वर्कशीट को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपका लेखन कार्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि जब आप वीडियो या किसी गैजेट के माध्यम से पढ़ते हैं तो उससे आपको एक परमानेंट नॉलेज होती है और आपको याद रहता है हमेशा के लिए। इसलिए प्रश्न उत्तर लिखने के साथ आप पूरी वर्कशीट को भी सुना करो ध्यान से, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर लिखित रूप में दिखाऊंगी। पहले प्रश्न का आंसर है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो नियमों व कानूनों को लागू करता है तथा प्रशासन का कार्य करता है। अर्थात सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ये हुआ हमारे पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा प्रश्न पहले में पूछा गया है कि देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, देश में संसद द्वारा पारित विधेयकों या कानून को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। ये हमारे पहले प्रश्न का पूरा आंसर हुआ।
अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? बच्चों मैं आपको पहले समझाती हूँ पूरा प्रश्न, आप लिखने की कोशिश ना किया करो, पहले आप प्रश्न को समझो, फिर मैं पूरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर शेयर करती हूँ जिससे कि आप प्रश्न के उत्तर को आसानी से देखकर लिख सको। ठीक है, तो पहले आप आंसर को समझो, उसके बाद फिर लिखो। देखो दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, कार्यपालिका राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्यरत रहती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये जो दोनों भाग होते हैं कार्यपालिका के, इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। किसका? राजनीतिक कार्यपालिका का। जबकि स्थायी कार्यपालिका के सदस्य लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। तो ये हुआ आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। अब प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? वर्णन कीजिए। आपको इसमें देश के प्रधानमंत्री को प्राप्त अधिकारों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? पहला है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, दूसरा है विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, तीसरा है विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, और फोर्थ है विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, और फिफ्थ है सभी मंत्रियों के कामों का वितरण करना। तो ये है आपके तीसरे प्रश्न का आंसर, मतलब प्रधानमंत्री के अधिकारों का वर्णन। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो देश में राष्ट्रपति पद की क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है? देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, मतलब राष्ट्र का अध्यक्ष होता है ना। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों में निगरानी करता है, सभी कानून व नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों व न्यायाधीशों, राज्यपालों व चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। इस प्रकार देश में राष्ट्रपति की भूमिका का विशेष महत्व है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और SST के सभी वीडियोज़ मिलेंगे। सभी जितनी भी वर्कशीट आ रही हैं उन सभी के वीडियो मिलेंगे, और आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।